इतना जो हमने डिस्कस किया था उसमें नए एग्जाम्पल जो ऐड करेंगे, ये दो एग्जाम्पल आज नए ऐड करेंगे। एक MA2B2C2 टाइप, और दूसरा एक एग्जाम्पल हम करेंगे M इथाइलिन डायमीन ट्वाइस NO3 ट्वाइस। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब हम इसे किस तरह से प्रोसीड करेंगे, पहले हम इस प्रॉब्लम को एलेबरेट करते हैं। यहां पर ला करके मैं MA2B2C2 का क्या मतलब है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्या हो सकते हैं, Cl हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, Br हो सकता है, OH हो सकता है, वाटर हो सकता है। ABC से क्या मतलब है, ये तीनों डिफरेंट हैं, बस दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। टोटल मिला के 6 लिगेंड हो गए। टोटल मिला करके अगर 6 लिगेंड हो गए तो हमारे पास इफेक्टिवली जो रिजल्ट आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। अब हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं इसमें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कितने चांसेस हैं। जैसे मैं मेटल लिखता हूं, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक चांस ये है कि A एंड A मैं यहां लिख दूं, B एंड B मैं इन पोजीशन पर लिख दूं, C एंड C मैं इन पोजीशन पर लिख दूं। तो अगर आपने अपने दिमाग में वो स्क्वायर पक्के कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी स्क्वायर के एडजेसेंट कॉर्नर पर हैं, और जब एडजेसेंट कॉर्नर पर आते हैं तब हम इसको सिस कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ए के रेस्पेक्ट में सिस है मॉलिक्यूल। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल दिमाग में पक्का फिक्स कर रखा है तो एक स्क्वायर आपको इमेजिनरी ये दिखना चाहिए जो परपेंडिकुलर है। इससे पहले वाली क्लास को रिलेट करते हुए मैं बता रहा हूं, ये स्क्वायर के एडजेसेंट कॉर्नर पर है, डायगोनल पर नहीं है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि B एंड B के रेस्पेक्ट में ये सिस है। तीसरा, अगर मैं एक और कंसीडर करता हूं, यहां इमेजिनरी स्क्वायर, थर्ड इमेजिनरी स्क्वायर, तो ये वाला एक इमेजिनरी स्क्वायर है, वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑक्टाहेड्रल में बताए थे। ये भी इमेजिनरी स्क्वायर के एडजेसेंट कॉर्नर पर है, डायगोनल पर नहीं आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं C एंड C के रेस्पेक्ट में ये सिस है। दैट मीन्स एक ज्योमेट्री मैंने लिख दी, ज्योमेट्री नंबर 1। अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल गिवन है MA2B2C2 टाइप, तब इसमें मुझे लिखना चाहिए मॉलिक्यूल को सिस सिस सिस। एक पॉसिबिलिटी सिस सिस एंड सिस की आ गई। अब वेरिएशन लाना शुरू करो। वेरिएशन कैसे लाओगी, आप किसी एक को लिख दो सिस और बाकी दो को लिख दो ट्रांस। सोचना पड़ेगा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक को सिस लिख दें, दो को ट्रांस लिख दें। अगर मैं A एंड A यहां लिखता हूं, B को ट्रांस लिखना चाहता हूं, B एंड B, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा B। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि C को मैं ट्रांस लिखूं। तो ऐसा कोई चांस बन ही नहीं सकता। जो बात मैंने बोली है उसे बड़ी अच्छी तरह से सोचना बैठ करके। लेकिन अगर मैं एक मेटल के चारों तरफ इनको लिगेंड्स को इस पैटर्न पर लिखता हूं, A एंड A लिख दिया मैंने, ट्रांस, B एंड B लिख दिया मैंने, सिस, B एंड B भी मैं लिख देता हूं यहां पर सिस। ये इमेजिनरी स्क्वायर हो गया। तो मुझे C एंड C भी सिस लिखना पड़ेगा।
अब मैं हर बार डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इमेजिनरी एक स्क्वायर को सोचोगे, इस इमेजिनरी स्क्वायर के ये सी एडजेसेंट कॉर्नर पर है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये सिस हो गया, इसके रेस्पेक्ट में सिस हो गया। लेकिन इस इमेजिनरी स्क्वायर के डायगोनल कॉर्नर पर है ए, तो मैं एक नया पैटर्न और बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ए एंड ए ट्रांस है। मैं लिखूंगा यहां बी एंड बी सिस हैं। मैं लिखूंगा सी एंड सी सिस हैं। अब ये पैटर्न मैं 3 बार लिख सकता हूं। अगर कॉम्बिनेशन करते हो आप, परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हो इसमें, तो ये पैटर्न मैं 3 बार लिख सकता हूं। एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने सी एंड बी को सिस किया, ए को ट्रांस किया। इस बार मैं बी को ट्रांस कर देता हूं एंड ए एंड सी को सिस कर देता हूं। देखो आइसोमेरिज्म जो है कुछ नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज हैं। बी एंड बी ट्रांस लिख रहा हूं मैं, यहां पर मैंने बी एंड बी सिस लिख रखा है, देखो ट्रांस लिख दिया, 2 सिस लिख दिए। कौन से सिस लिखे इस बार, ए एंड ए सिस लिख दिया, सी एंड सी सिस लिख दिया। तीसरी बार मैंने सी एंड सी ट्रांस लिख दिया। आपकी मर्जी है यहां लिखो या यहां लिखो ट्रांस, या फिर आप यहां ट्रांस लिखो, कहीं पर भी। ए एंड ए लिखोगे आप सिस, बी एंड बी लिखोगे सिस। ये 3 पैटर्न पॉसिबल हैं। इन 3 पैटर्न में अगर आपने कंसीडर किया तो एक तो वो थे जो सारे सिस थे, ए ट्रांस बी सी सिस, बी ट्रांस ए सी सिस, सी ट्रांस ए बी सिस। आइसोमर नंबर 1, आइसोमर नंबर 2, आइसोमर नंबर 3, आइसोमर नंबर 4। एक और आइसोमर बनेगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल की बात हो रही है, ऑप्टिकल के लिए तो हमें नॉन सुपर इंपोजिशन देखना पड़ेगा। सिर्फ ज्योमेट्रिकल की अभी तक बात हो रही है। मेटल को जब आप कनेक्ट कर देते हो इन 3 टाइप के लिगेंड से, तो आप इन तीनों को ट्रांस भी रख सकते हो। आप ए को ट्रांस रखो, बी को ट्रांस रखो। एक और तरीका बताया था ना आपको पिछले क्लास में, बी मेटल बी अगर 180 एंगल आ रहा है तो वो ट्रांसफर ही होगा, या इमेजिनरी स्क्वायर के डायगोनल पर है तो वो ट्रांस ही होगा। इसी तरह से ए को मैंने ए मेटल ए ट्रांस पर रखा हुआ है, बी मेटल बी ट्रांस पर है, सी मेटल सी ट्रांस पर है। तो आप स्क्वायर बना लो इमेजिनरी स्क्वायर में, ये बी ट्रांस बी डायगोनल सी डायगोनल, ये वाला इमेजिनरी स्क्वायर ए डायगोनल, यहां भी सी डायगोनल, क्योंकि ये वाला कॉर्नर 2 स्क्वायर का कॉमन है। वेल एक और पैटर्न पॉसिबल है जिसमें ए ए ट्रांस है, बी बी ट्रांस है, सी सी ट्रांस है। इसे मैं लिख सकता हूं तीनों को ट्रांस। बस ये 5 पैटर्न पॉसिबल हैं जो डिफरेंट होंगे ज्योमेट्रीज के। और अगर कभी आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाए, ये एक टिपिकल पैटर्न, इसमें देर जरूर लगी हमें करने में, लेकिन इसमें देर थोड़ी लगेगी। CONH3 ट्वाइस, Cl ट्वाइस, H2O ट्वाइस। ये अगर आपको कल को एग्जाम्पल मिल जाता है तो इसे बैठ के करोगे थोड़े ही, इस दिन के लिए थोड़े ही किया है। ये वाला जो एग्जाम्पल अभी टाइम लगाया है आपने, तो इसको देखते ही आप इसके साथ रिलेट करोगे। जैसे ही देखोगे कि तो M, A2, B2, C2 टाइप है, अमोनिया ट्वाइस, Cl ट्वाइस, वाटर ट्वाइस, ये 3 टाइप का है। अगर ये तीन टाइप के 2 लिगेंड हमारे पास, दो लिगेंड हैं, तो हमारे पास टोटल सिस 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 ट्रांस सिस
ट्रांस इसके 3 पैटर्न, 3 और 1 4 हो गए, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, पांचवा 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बन पाएंगे। हमें बस ये याद रखना है Ma2, बस ध्यान रहे लेकिन कि ये मोनोडेंटेट होने चाहिए सारे। अगर यहाँ बीच में ऑक्सिलेट दे दिया ट्वाइस, फिर थोड़ा ही चलेगा ये हमारा। मोनोडेंटेट की बात कही है, ABC मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तब जाकर के हम ये वाली बात पूरी कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ऊपर लेवल जाकर के अगर क्वेश्चन दिया गया तो ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, कोई आपकी रेंज से बाहर थोड़ी है क्वेश्चन। ये कितने आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस टाइप के कंपाउंड लिखे हैं, बस आइसोमेरिज्म तो नहीं सोचा था, अब आइसोमेरिज्म भी सोच लिया आपने। अभी इसमें से ऑप्टिकल भी निकलेंगे, लेकिन ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम अभी। ये अभी जो लिखे हैं 5 ज्योमेट्रिकल लिखे हैं, स्टीरियो मत बोल देना गलती से, क्योंकि स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शामिल किए जाते हैं। अगर ऑप्टिकल 0 बनते तब तो ये 5 आंसर हमारा ठीक होता। अभी लेकिन ऑप्टिकल, वो तो मुझे पता है, अभी मैं रियलाइज कराऊंगा, हर एक को चेक करो, रियलाइज क्या कराना आप भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर नंबर 1 उठाओ, सुपर इम्पोजिशन करके देख लो मिरर इमेज का, 2 उठाओ सुपर इम्पोजिशन करके देख लो, 3 उठाओ सुपर इम्पोजिशन करके देखो। जौन सा सुपर इम्पोजिशन अपने मिरर इमेज पर नहीं होगा वही ऑप्टिकल आइसोमर है, वही 2 काउंट कर लोगे बस। जो हो जाएगा वो आइडेंटिकल है, मतलब उसे 1 काउंट करोगे। जैसे हमने ऑर्गेनिक कार्बन वाले कंपाउंड में इतने सारी प्रॉब्लम की है, बिल्कुल वही एप्लीकेशन है, नया काम थोड़ी करोगे। तो लेकिन अभी फिलहाल हम कर रहे हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में Ma2B2C2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। स्टीरियो के लिए हमें ऑप्टिकल भी चाहिए, फिर हम ऑप्टिकल वालों को इनके साथ ऐड करके फिर टोटल स्टीरियो आइसोमर, यानी ये Ma2B2C2 की 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आंसर आ गया 5, याद भी कर लोगे तो सही हो गया। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, उसका हमने आंसर अभी नहीं किया। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय Ma2B2C2, ये आंसर अभी हमने नहीं किया, ये आंसर अभी हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम या इशू है, कुछ आपको लग रहा है कि एक और भी बन जाएगा, आपने तो कम लिखे हैं, छठा भी बन रहा है हमारा, तो मुझे बता दो, दिमाग से बाहर निकालो अगर डाउट है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एडिशनल क्वेश्चन एक क्या आएगा, ये तो हमने 5 ज्योमेट्रिकल कर लिए। एडिशनल क्वेश्चन एक ये है कि Ma2B2C2 के टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनने चाहिए। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर से आप पूछोगे जाकर के कि क्या आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाने वाले हो। अगर वो कह देगा यस, तो आप उसको 2 काउंट करोगे, एक उसे एक उसके मिरर इमेज को। अगर वो कह देगा नो कि मैं नहीं बनाऊंगा भाई, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब आप उसे 1 काउंट करोगे, यानी वो और उसका मिरर इमेज एक ही है, डिफरेंट नहीं है। बात समझ आ गई होगी मेरी सबको। अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर आपसे पूछे जाते हैं तो हर एक ज्योमेट्रिकल, यही काम हमने ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड में किया था, इससे अलग नहीं किया था, यही काम हम यहां पर कर रहे हैं। अगर आपसे टोटल पूछे जा रहे हैं तो हर एक आइसोमर से जाकर के आप पूछ लो कि क्या आप ऑप्टिकल बनाओगे। और ऑप्टिकल बनाने के लिए आपको कैसे आंसर करेगा, वो हिंदी तो जानता नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं जानता है, तो उससे तो उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके मिरर इमेज को उस पर उठाकर सुपर इंपोज करके चेक करना पड़ेगा। अगर जैसे मैं इस कंपाउंड से जाके पूछता हूं, कंपाउंड नंबर 1 के पास आके मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा भाई आप ये बताओ क्या आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओगे, तो कैसे आंसर करेगा ये, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। मिरर इमेज ड्रॉ करो, इसको सुपर इंपोज करके देखो इसके एक्चुअल मॉलिक्यूल पर। अगर ये सुपर इंपोज हो गया तो दैट मीन्स
ये मना कर रहा है कि नहीं बनाऊंगा। अगर ये सुपर इंपोज नहीं हुआ अपने मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर, तब ये कह रहा है कि मैं बनाऊंगा, तो आप 2 काउंट करोगे। तो आप इस फर्स्ट के बारे में बताओ। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, 30 सेकंड देता हूं। हमारे पास 2 तरीके हैं। देखो, एक और शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लें हम। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका वही है कि आप मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ड्रॉ करो। फर्स्ट के लिए मिरर इमेज ड्रॉ कर लो चलो, और सुपर इंपोज करके मुझे बताओ। 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं। खुद वर्कआउट कर लोगे तो हो जाएगी, रटी रटाई नहीं चला करते हैं प्रॉब्लम्स के, रट के तो कर ही नहीं पाओगे। कहां तक याद रखोगे कि इसने बनाया उसने? 5 हैं, 5 में से कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, कहां याद रहेगा? तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। 30 सेकंड में दे रहा हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 के बारे में बताओ, जिसमें सारे सिस हैं, क्या उसका मिरर इमेज उस पर सुपर इंपोज हो जाएगा? 30 सेकंड के बाद आंसर मांगूंगा मैं आपसे। ये मैंने मिरर इमेज बना लिया है। ये मेरे पास ए सिस है, बी सिस है, सी सिस है। अब मैं ए के सामने ए देख पा रहा हूं, ये ए के सामने ए, बी बैकवर्ड है, ये बी आ गया। अब आप रोटेट करो इसे, किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हो आप। थोड़ी देर के लिए इसको एक्सेस मान लो। ये एक्सेस मान लिया मैंने। एक्सेस मान के मैंने इसको 180 रोटेट कर दिया। 180 रोटेट करने पर ये घूमते 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 यहां पर आ जाएगा। सी यहां पर आ जाएगा एक ही जगह। सुपर इंपोज मुझे किस पर करना है? इस पर करना है। तो ये तो यहां बी है, बी के ऊपर तो सी आएगा सुपर इंपोजिशन से। कहां सुपर इंपोज हो गया ये? ठीक है, आपकी बात अगर किसी को लग रहा है कि ए के ऊपर ए सुपर इंपोज हो जाएगा तो ये ठीक है। 180 रोटेट मैं करता हूं, ए इधर आ जाएगा, यहां ए इधर आ जाएगा, यहां पर ए के ऊपर ए के ऊपर ए हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको सुपर इंपोज बता रहे हैं उन्होंने सिर्फ ए को देखा है, बी एंड सी को नहीं देखा। जब मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को एक्सेस मानकर सुपर इंपोजिशन करता हूं, रोटेट कर दिया। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं 180 रोटेट करके जो बनेगा इसके रोटेशन का रिजल्ट ये 1 है। ये सेकंड स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब मैं ये एग्जामिन करना चाहता हूं कि सेकंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है या आइडेंटिकल है। तो सेकंड स्ट्रक्चर को मैंने 180 रोटेट कर दिया। जब मैंने 180 रोटेट कर दिया तो यहां पर बी एंड सी अपनी जगह रहेंगे। सी यहां पर ए एंड ए आ जाएंगे। सी इस पोजीशन पर आ जाएगा। ये बी 180 रोटेट होके ऐसे आ जाएगा। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल सेकंड के रोटेशन का रिजल्ट है, यानी सेकंड ही है। इस सेकंड को मैं इसके ऊपर ला करके सुपर इंपोज करता हूं। कहां हो जाएगा? ए के ऊपर ए हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन सी के ऊपर तो बी आ रहा है, ये तो नहीं हो पाया। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। वो जो 5 स्ट्रक्चर हमने लिखे थे पिछली वाली स्लाइड में, उनमें 5 में एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाला था जिसमें ए सिस था, बी एंड बी सिस था, सी एंड सी सिस था। ये सारे अगर सिस स्ट्रक्चर हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। 2 आइसोमर बनेंगे। फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को डेजिग्नेट कर देता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी कह देता हूं, तो सेकंड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो एल हो जाएगा, लेवो रोटेटरी हो जाएगा। ये आएगा मेरा आंसर। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए सबको ये। तो हमारा एक जो आंसर आ गया वो ये आ गया कि ए बी बी सी सी अगर सिस हैं तो उसके 2 आइसोमर मिलेंगे। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कह सकता हूं, एक लेवो रोटेटरी में बोल सकता हूं। एक हो गया हमारा ये क्लियर। हमारे पास 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने थे, उसमें पहला नंबर था सिस 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 का। इन्हें 2 काउंट करना पड़ेगा। इससे हमने पूछा, इसने यस बोल दिया जाके। एक मेरे पास आइसोमर क्या था? मेटल के साथ
दो सिस लगे हों, एक ट्रांस लगा हो, एक के साथ ए सिस है, बी के साथ बी सिस है, लेकिन सी ट्रांस है। ये तो सीधा बिल्कुल मिरर इमेज अगर बनाओगे तो सुपर इम्पोज डायरेक्ट ही हो रहा है। इससे पूछा हमने, अब किससे पूछा जाकर के? स्ट्रक्चर सेकंड से पूछा। एक मिनट होल्ड करो भाई। तो मैंने इसका मिरर इमेज बनाया सेकंड स्ट्रक्चर का। सेकंड स्ट्रक्चर मेरे पास क्या था? ए के सामने ए सिस, बी सिस, सी ट्रांस। तो मैं ए के सामने ए लिखता हूं, सुपर इम्पोजिशन मुझे चेक करना है। इधर बैकवर्ड बी एंड बी आएंगे, सी के सामने सी। अब मैं इसी को एक्सेस मानकर जब मैं रोटेट कर दूंगा तो दोनों बी इधर आ जाएंगे, दोनों ए पीछे आ जाएंगे, सुपर इम्पोज सीधा हो रहा है। अच्छा, अगर ये हो रहा है सेकंड तो थर्ड भी होगा। इसके तीन बने थे ना ऐसे, जिसमें मैंने दो से एक ट्रांस रखा था। दो से एक ट्रांस वाले में हमारे तीन बने थे स्ट्रक्चर। तो अगर ये नहीं कर रहा है तो तीसरा भी नहीं करेगा, चौथा भी नहीं करेगा। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ दो ए लिख दूं, इधर बी बी लिख दूं, इधर सी सी लिख दूं? इससे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। हमें तो मतलब इस बात से है कि ये दो सिस हैं, एक ट्रांस है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे मिल गया एक। इसे हम एक काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे। अब आते हैं हम पांचवें स्ट्रक्चर पर। पांचवा स्ट्रक्चर क्या था? सारे के सारे ट्रांस थे। ए ट्रांस था, बी ट्रांस था, सी ट्रांस था। मिरर इमेज ड्रॉ कर लो आप इसका। जब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो रोटेशन के बाद आप ये पाओगे कि ये सुपर इम्पोज हो रहा है। देखो मिरर इमेज लिख करके, यहां पर मैंने पांचवें स्ट्रक्चर का मिरर इमेज लिख दिया। एक मेटल, ये बी हो गया, सामने सी आ गया, ये इधर सी है, ये सी हो गया, नहीं गलत लिख दिया मैंने, सी ये बी, हाँ ये सी, और यहाँ पर बी लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा, यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा। आप इसे 180 रोटेट करो, इसको एक्सेस मान लो, ये पूरा एक्सेस है। 180 रोटेट कर दो, सी इधर आ जाएगा, ये वाला सी इधर आ जाएगा, रोटेट करके ये इधर, ये इधर। बल्कि 180 नहीं, 180 रोटेट करके तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये 90 डिग्री रोटेट करके होगा। यहां आप इसको अगर एक्सेस इसी को मानते हो, इसको एक्सेस मान के 90 डिग्री रोटेट करो। जब 90 डिग्री करोगे तो सी आ जाएगा इधर, बी आ जाएगा इधर, ये सी ऊपर आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, यानी यही स्ट्रक्चर बन गया। जब आप स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करते हो तो ये सी यहां पर आ जाना चाहिए ना, ये बी यहां पर आ जाना चाहिए ना, ये सी ऊपर आ जाएगा इधर, ये बी यहां पर आ जाएगा। तो यही है स्ट्रक्चर, सुपर इम्पोज हो गया। दैट मीन्स ये भी एक काउंट होगा। तो पांच में से बस एक ऐसा है जो दो बना रहा है। तो कौन सा था? सिस 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 वाला। यानी टोटल हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल आंसर आ जाएगा 6। ये फाइनल आंसर हमें लिखना चाहिए। दो क्वेश्चन हो गए ये। दो क्वेश्चन कैसे हुए? एम A2 B2 C2 के टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ। तो हमारा आंसर है 6। MA2 B2 C2 के टोटल ज्योमेट्रिकल बताओ। हमारा आंसर है 5। MA2 B2 C2 के ऑप्टिकल आइसोमर बताओ। तो ये अधूरा क्वेश्चन है भाई। MA2 B2 C2 के तो 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उनमें से किसके ऑप्टिकल बताएं? उसमें से ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसका नहीं बन रहा है, उसमें से ये वाला सिस 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 वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके दो बन रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऑप्टिकल बताओ। अगर ऑप्टिकल के लिए ये प्रॉब्लम आएगी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देंगे आपको, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देंगे और पूछेंगे क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है, या ये स्ट्रक्चर बना करके दे देंगे क्या ये ऑप्टिकल बना रहा है, ये बना के दे देंगे क्या ये ऑप्टिकल बना रहा है। तो ये एक बड़ी काम की प्रॉब्लम है और मैंने इसको बड़ी तसल्ली से टाइम लगा करके बताई है, जल्दबाजी में नहीं बताई, क्योंकि इसके बाद वाली प्रॉब्लम बस अगर ये वाली बात समझ आ जाती है तो इसके बाद वाली प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। अब मैं दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम पर आ रहा हूं। आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लो, मैं माइक ऑन कर रहा हूं। अब हम इसमें एक ऐसे एग्जाम्पल पर आते हैं जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड भी अवेलेबल है। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये भी, रादर पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके। एक बड़ा कॉमन सा बाइडेंटेड लिगेंड अगर बोलता हूं मैं तो इथाइलिन डाइअमीन होता है, CH2। थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं, भूमिका बनाता हूं पहले, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भूले हुए हो आप लोग। ये इथाइलिन डाइअमीन है, इसे शॉर्ट में मैं ENB बोल देता हूं। ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहां से, यहां से। लीगेंड एक है, डोनेट 2 पोजीशन से करता है, तो हम बाइडेंटेड लीगेंड इसे बोल रहे हैं। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो ऐसे ऐसे लीगेंड मुझे जस्ट यूज करने पड़ेंगे 3, क्योंकि एक डोनेट कर रहा है 2 बार, तो 3 डोनेट करेंगे 6 बार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मुझे 3 इथाइलिन डायमीन रिक्वायर्ड है। तो एक पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, कोबाल्ट। इथाइलिन डायमीन जो होता है न्यूट्रल होता है, EN लिख लिया मैंने, थ्राइस लिख लिया, यहां पर लिख लिया 3 पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 चार्ज है इस पर इथाइलिन डायमीन पर, तो कोबाल्ट का चार्ज यहां पर 3 पॉजिटिव आ गया पूरा का पूरा। एक एग्जांपल ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको, पहले हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, पहला काम ज्योमेट्री बनाना है। दूसरा एक एग्जांपल, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही इथाइलिन डायमीन या कोई और बाइडेंटेड लिगेंड, जरूरी नहीं है मैं इथाइलिन डायमीन ही लूं, इसकी जगह मैं ऑक्सिलेट भी तो ले सकता हूं ना भाई। COO नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव है। ऑक्सिलेटो आप जानते हो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। जब ये डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड की तरह से, तो EN की जगह OX भी ले सकते थे आप एक एग्जाम्पल क्या लिख सकते थे, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल इसकी जगह क्या लिख सकते थे, पहले वाले की जगह COOX, ऑक्सलेट ये वाला। अब ये न्यूट्रल नहीं है, 3 नेगेटिव है, मैंने थ्राइस लिख लिया, लेकिन 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 नेगेटिव हो गए। कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव था, 6 नेगेटिव हो गए, तो अब मुझे यहां चार्ज 3 नेगेटिव लिखना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का रिजेंबल कर रहा है, या तो ये हो या ये हो। आइसोमेरिज्म में तो एक ही तरह बिहेव करेगा, चार्जेस से थोड़ी ना डिसाइड होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, ज्योमेट्री बताएगी एंड उसके ओरिएंटेशन बताएंगे। सेकंड टाइप के एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं। फर्स्ट वाले को अगर मैं रिप्रेजेंट जनरलाइज करूं, एक जनरल फॉर्मूला बताऊं, तो फर्स्ट वाले के लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला, कोबाल्ट की जगह मैं मेटल लिख सकता हूं, और बाइडेंटेड लिगेंड के लिए मैं AA लिख सकता हूं, AA थ्राइस। अब यहां चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो मुझे नहीं पता, और कितना है, तो N पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अब ऐसा कोई भी पैटर्न आपको मिलेगा तो हम यहां से जो सीखेंगे वही अप्लाई करेंगे। 2 टाइप हम इसमें करेंगे बस, जो बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े कॉमन है, जो सीखने के बाद आप दूसरे टाइप की प्रॉब्लम भी कर सकते हो। एक तो टाइप ये है कि 3 बाइडेंटेड लिगेंड हमने लिए। एक सेकंड टाइप जो है उसमें हमने 2 तो मोनोडेंटेड लिगेंड लिए, मेटल लिया, मेटल के साथ मोनोडेंटेड लिगेंड लिए 2, और 2 ही बाइडेंटेड लिगेंड लिए, ट्वाइस, या थ्राइस की जगह ट्वाइस। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 रह गया। 6 करने के लिए मैं यहां B2 ले लेता हूं,
where B is monodentate ligand and AA is bidentate ligand. AA bidentate है एंड बी जो है मोनोडेंटेट। ये आएगा हमारा रिजल्ट। तो एक एक करके हम करते हैं, ये वाला ही करते हैं पहले। एम ए ए ट्वाइस B2, इसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेटल, इथाइलिन डायमीन EN। मेटल की जगह मैं कोबाल्ट ही ले लेता हूं, चलो। कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन ट्वाइस Cl2। अगर ये 3 पॉजिटिव है तो ये 2 नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिखा, छोड़ दिया। यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, बाहर कुछ भी हो उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। आयोनाइजेशन तो मुझे करना नहीं है, आयोनाइजेशन में अगर कर दूंगा तब तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हमें ऑप्टिकल ढूंढने हैं या इसमें ज्योमेट्रिकल ढूंढने हैं। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल ढूंढने के लिए हम इसमें ये कर रहे हैं। तो 2 टाइप मैंने बताया आपको, या तो ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला। तो पहले मैं यही वाला एग्जाम्पल लेकर के कर रहा हूं। यानी हमारा क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन ट्वाइस Cl ट्वाइस। तो पहला काम इसमें क्या होगा आपका? पहला काम इसमें होगा कि हमें इसमें सबसे पहले लिखना होगा इसकी ज्योमेट्री। इस मॉलिक्यूल की जो मैंने एग्जांपल दिया, COEN ट्वाइस Cl2 1 पॉजिटिव। ज्योमेट्री EN इथाइलिन डायमीन होता है, आप जानते हो। CO Cl एंड Cl लिखने हैं मुझे। मैंने यहां पर लिख दिया Cl, यहां लिख दिया Cl, ट्रांस पे लिख दिया। इथाइलिन डायमीन लिखने जा रहा हूं मैं, NH2 CH2 CH2। ये जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे तब ऐसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे ये बाइडेंटेट लिगेंड के भी। NH2 CH2 CH2 NH2। यूजुअली इतनी एक्सरसाइज कोई नहीं करता है, इतना वर्कआउट कोई नहीं करता है, तो क्या करते हैं हम शॉर्ट में, हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट में इसे ऐसे लिख देते हैं। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन में मिल जाए तो आप इसे समझ लेना कि क्या लिखा है ये। यहां पर हम ऐसे लगा देते हैं EN। इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना बड़ा लिखे ये 2 जगह, उसकी जगह EN लिख दिया। EN का एक कॉर्नर यहां से टच कर दिया, यहां से टच कर दिया, हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरी तरफ यहां से लिख दिया, एक ब्रैकेट लगाया, EN लिख दिया, यहाँ Cl एंड C, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट अगर मैं कह रहा हूं तो ये फर्स्ट ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब मैंने इस मॉलिक्यूल का जो ऑक्टाहेड्रल है, अब इसमें देखो आप ये मत भूलना कि वही 4 स्क्वायर मौजूद हैं जो हमने पहले किए थे। 4 स्क्वायर वो अभी भी इसमें मौजूद हैं। एक ये वाला स्क्वायर इमेजनरी है, दूसरा स्क्वायर इमेजनरी मौजूद है, ये वाला अलग कलर से लिख दिया मैंने, ऑक्टाहेड्रल ही तो बनाना है मुझे इसको। तीसरा एक मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, क्लोरीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन, बन गया ऑक्टाहेड्रल। जैसा आप देखते हो वैसा ऑक्टाहेड्रल, बस इसमें यहां पर कलर तीनों हैं। आप इसमें ये सोचो कि 3 स्क्वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। हर एक को ऐसे दिखना चाहिए, क्योंकि हम इतना टाइम तो नहीं होता हर बार मैं ऐसे बना करके दिखाऊंगा आपको। चाहे मोनोडेंटेट लिगेंड है चाहे बाइडेंटेट लिगेंड है, हर कंडीशन में हमें इसी तरह से इमेजिन करना है। तो अब मैं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तो सिस बोलूंगा ना भाई, ये सिस हो गया, ये सिस हो गया। लेकिन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में डायगोनल हो गया तो ट्रांस है ये, एक स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल दिया गया। इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लो। आप अगर तेजी से अपने दिमाग में ड्रॉ कर पा रहे हो,
सोच पा रहे हो मिरर इमेज, तो सुपर इम्पोजिबल आएगा। सेकंड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर 1 पर सुपर इम्पोज हो जाएगा 180 डिग्री रोटेशन करने पर। अगर मैं 180 डिग्री रोटेशन सेकंड का कर देता हूं तो जो मुझे मिलेगा वो स्ट्रक्चर 1 ही मिल जाएगा। या ना भी करो, एज इट इज भी आइडेंटिकल रहेगा, सेकंड को उठा के एज इट इज रख दो, बिना रोटेशन के भी सुपर इम्पोजिबल है, रोटेशन के बाद भी ये सुपर इम्पोजिबल है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, अब मैं आ रहा हूं दूसरे स्ट्रक्चर पर। एक और पॉसिबिलिटी है इसकी। वो पॉसिबिलिटी क्या है? ये स्ट्रक्चर तो छोड़ना नहीं है। अब मैं यहां कोबाल्ट लिखकर इसको एक और सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जो फर्स्ट से डिफरेंट हो ओरिएंटेशन। क्या डिफरेंट रख सकता हूं? इसको तो मैं ट्रांस पे रख नहीं सकता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये तो बंधा हुआ है, यहाँ बाइडेंटेट लिगेंड है। हाँ, क्लोरीन रखे जा सकते हैं तो क्लोरीन रख दो। जब मैं क्लोरीन एंड क्लोरीन को रखूंगा सिस पोजीशन पर तो मुझे नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन भी सिस पर रखने हैं। ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन भी सिस पर रखने हैं। ये वही ऑक्टाहेड्रल बन गया जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। ये दिमाग से नहीं निकलने देना। ये स्क्वायर है कि इमेजिनरी स्क्वायर, ये नहीं छोड़ना बस। दूसरा इमेजिनरी स्क्वायर कौन सा है? ये सीख लिया तो बहुत कुछ सीख जाओगे। दूसरा इमेजिनरी स्क्वायर ये है। तीसरा इमेजिनरी स्क्वायर कौन सा? जो बचे हुए 4 कॉर्नर हैं वो तीसरा इमेजिनरी स्क्वायर हो जाएगा। नाइट्रोजन क्लोरीन, ये क्लोरीन इस नाइट्रोजन के साथ और ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन, ये थोड़ी सी लाइन जो है तिरछी मिर्ची सी बन गई है, इसे ध्यान से करना बस। चलो दोबारा बना देता हूं मैं, गलती सुधारना अच्छी बात होती है। ये बना दिया। ये ऑक्टाहेड्रल है। ये एकदम से अगर मैं लिखूंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी कि क्या है ये। तो हमें क्या करना है इसमें? हमें इनफैक्ट इसमें अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करने हैं। एक ये ClCl सिस पोजीशन पर, ये ClCl ट्रांसपोजिशन पर। तो 2 ज्योमेट्रिकल तो बन गए। अभी तक मैंने ऑप्टिकल नहीं किए हैं इसके। अब मैं क्या करने वाला हूं इसके बाद? अब इस मॉलिक्यूल को सुपर इंपोज करके देखो। 30 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने करने के लिए। इस मॉलिक्यूल का सुपर इंपोजिशन करना है आपको। सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जल्दी से करके बताओ। इसका सुपर इंपोजिशन चेक करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर सेकंड को एक मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया। स्ट्रक्चर सेकंड का मिरर इमेज मैंने लिख लिया। कोबाल्ट के सामने कोबाल्ट, Cl के सामने Cl, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अब मुझे देखने में ये एक जैसे लग रहे हैं कि रोटेट करके सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो देखें रोटेट करके सुपर इंपोजिशन करें। ये Cl के ऊपर तब आएगी जब मैं 180 रोटेट करूंगा इसको, तो 180 रोटेट कर लेता हूं मैं इसको। जब मैं इसे 180 रोटेट कर दे रहा हूं तो कोबाल्ट के चारों तरफ ये Cl आ गए इधर। ठीक है, ये वाले Cl जैसे ही आ गया, ये Cl के ऊपर तो Cl हो जाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन कहां चला गया? रोटेट होके बैकवर्ड, ये नीचे वाली साइड है, बैकवर्ड आ गया। और ये वाला नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन रोटेट होके कहां गया? ये फॉरवर्ड वाली साइड आ गया। यहां पर आएगा ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन क्रॉस नहीं हो रहे हैं ये बॉन्ड। ये तो बैकवर्ड से आ रहा है ना, मैं बना नहीं पाऊंगा इसको यहां 3D। एंड नाइट्रोजन।
अब आप कह रहे हो कि ये स्ट्रक्चर सेकंड का, एक थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं थर्ड है, ये थर्ड का रोटेशन का रिजल्ट है, यानी थर्ड का रिफ्लेक्शन है। अब इस थर्ड को मैं अगर इस पर सुपर इंपोज करूंगा, तो ये जो पोर्शन नीचे सुपर इंपोज आप करना चाहते हो, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को इस पर, तो इसमें तो सेकंड में तो फॉरवर्ड है ये, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर के रिफ्लेक्शन में ये बैकवर्ड हो गया, सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। सोच के देखो। इसका एक तरीका मैं बताता हूं, घर पे बैठ के करना। एक बुक लो, उसको हॉरिजॉन्टली रख लो। जब उस बुक को आप हॉरिजॉन्टली रख लोगे, तो उसके ऊपर एक यहां पेन लगाओ और नीचे एक पेन लगाओ। सेकंड बना रहा हूं मैं, ये बुक है, हॉरिजॉन्टली मैंने रख ली। यहां पर एक इसके कोई डोरी बांध दो। अब इसे 180 रोटेट करो तो ये पीछे पहुंच जाएगा ना। यही काम मैंने किया, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। जब मैं 180 रोटेट करूंगा, भाई वैसे भी एक लाइन है 180, ये एंगल है, 180 रोटेशन करके नाइट्रोजन कहां जाएगा? पीछे जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन और ये पूरा का पूरा कार्बन बैकवर्ड जाएगा, जबकि यहां तो फॉरवर्ड है। These two structures, second and third, are not superimposable और नॉन सुपरइम्पोजिबल। ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं। ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव था फर्स्ट, ये तो हमने कर लिया, सुपर इंपोज कर दिया। यानी सीएल के रेस्पेक्ट में जो ट्रांस था, मैं इसको क्या बोल रहा था? सीएल के रेस्पेक्ट में मैं ट्रांस बोल रहा था। जो सीएल के रेस्पेक्ट में ट्रांस है वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन जो सीएल के रेस्पेक्ट में सिस ओरिएंटेशन है या सिस स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है और उसका मिरर इमेज डिफरेंट काउंट होगा। इसको अगर मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल नाम दूंगा, तो इसका मिरर इमेज लेवो रोटेटरी कहलाएगा। दैट मीन्स ये जो गिवन मॉलिक्यूल था, इसके अगर आपको आंसर करने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तब तो आएगा आंसर 2। एक सिस एक ट्रांस, ये दोनों ट्रांस हैं, ये आपस में ज्योमेट्रिकल थोड़े ही हैं। और अगर आपको इसके आंसर करने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो आंसर आएगा इसका 3। जो ट्रांस है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जो सिस है वो 2 हैं, डी सिस एल सिस। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा सा इस पे बैठ करके इमेजिन करके वर्कआउट करके अगर कर लोगे, और घर में बैठ के मॉडल बना लो। मैंने तरीका बता दिया ऑक्टाहेड्रल बनाने का। एक बुक लो, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक स्क्वायर टाइप की बुक लो, गत्ता लो, उसके ऊपर बिल्कुल बीच में एक पेन ऊपर रखो, एक नीचे रखो, यही ऑक्टाहेड्रल है। इसके 6 कॉर्नर हैं ये सारे के सारे। इन 6 कॉर्नर में एक ये बांध करके इसे जब आप रोटेट करोगे, रोटेट करने पर आपको आइडिया लग जाएगा। ये टिपिकल एग्जाम्पल हमारा होना चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। किसी को अगर अभी भी कुछ डिस्कशन करना है तो बताओ मुझे, मैं आपका माइक कर रहा हूं ऑन। एक प्रॉब्लम और हम इसमें करते हैं, और उस प्रॉब्लम में सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट EN, ट्वाइस की जगह मैं थ्राइस ले लेता हूं, तो Cl तो अब ले नहीं सकता, 3 पॉजिटिव हो गया। मैं इसको अगर जनरलाइज करता हूं तो ये हो जाएगा मेटल AA थ्राइस। ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर है तो इसे अगर देखते हो आप, इससे पहले वाला एग्जाम्पल समझ चुके हैं अगर आप, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वही है आंसर। कोबाल्ट के साथ मैंने कनेक्ट किए ये 3 इथाइलिन डायमीन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन
नाइट्रोजन। मैं पहले क्या लिख रहा था, यहां Cl एंड Cl लिख रहा था, सिस वाला लिख रहा था, क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे Cl Cl यहां हटाकर इसकी जगह, अब क्योंकि 3 दे दिए गए तो पहले वाले एग्जाम्पल को मैंने मॉडिफाई किया, 2 Cl हटाकर एक इथाइलिन डायमीन लिख दिया उसकी जगह। भाई पहले क्या एग्जाम्पल था, पहले था एग्जाम्पल COEN ट्वाइस Cl2, तो इसका मैं सिस वाला लिखता हूं स्ट्रक्चर। सिस वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, 2 Cl हटाए और एक इथाइलिन डायमीन ले आया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं ज्योमेट्री इसकी बनाने के लिए। ये 2 Cl हटा दिए और एक इथाइलिन डाइअमीन मैंने बढ़ा दिया। तो भाई जो सिस वाला स्ट्रक्चर अभी मैं करके हटाऊं, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव था। जब 2 क्लोरीन के साथ ऑप्टिकल एक्टिव था वो सिस रखने पर, भाई ट्रांस अगर Cl थे तब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, लेकिन Cl अगर सिस थे तब ऑप्टिकल एक्टिव था। तो मैंने सिस वाली पोजीशन से ये हटाकर रखे हैं ना, और सिस पर ही मैं बाइडेंटेट को रख सकता हूं, बाइडेंटेट को मैं ट्रांसफर तो रख ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। तो ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली हम लॉजिक से, रीजन से बता सकते हैं। अदरवाइज आप ठीक है नहीं बताना चाहते तो आप क्या करो, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो, इस पर सुपर इम्पोज देखो, सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं होगा। भाई जब सिस डाइक्लोरो वाला नहीं हुआ था तो ये भी नहीं होगा सुपर इम्पोज, उसमें भी सेम पैटर्न आ रहे हैं कि ये दोनों सामने वाला जब रोटेट करोगे तो रोटेट होके बैकवर्ड आ जाएगा। वो वाली बात नहीं भूलनी है जो मैंने बता रखी है आपको। ये हमारे पास एक इमेजिनरी स्क्वायर, ये तो है ही है। दूसरा इमेजिनरी स्क्वायर कौन सा है जो हम ये बना रहे हैं, ये दूसरा इमेजिनरी स्क्वायर है। तीसरा इमेजिनरी स्क्वायर कौन सा है जो हम ऑक्टाहेड्रल के लिए यहां पर लिख रहे होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखने में लग रहे हैं रेक्टेंगुलर लेकिन स्क्वायर ही होते हैं ये, क्योंकि हम सिमेट्रिकली नहीं लिख पाते, नाप तोल करके थोड़ी लिख रहे हैं। ये देखने में आ रहा है, सामने वाला दिख रहा है ये स्क्वायर, तो ये मत समझ लें रेक्टेंगल होता है। सबकी डिस्टेंस बराबर होते हैं बिल्कुल, एंगल 90 होते हैं तभी स्क्वायर हो पाएगा ये। तो अब आप अगर इस पहली बात कि इससे मैं ट्रांस नहीं बना सकता, ओनली सिस इज पॉसिबल, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी तो खत्म हुई। दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक आंसर आ गया, क्योंकि यहां Cl फ्री तो है नहीं जो ट्रांस पे लिखे जा सके, सिस पर लिखे जा सकते हैं बस। ये बाइडेंटेट लिगेंड तो एडजेसेंट कॉर्नर पर ही लिखा जा सकता है, ट्रांस पर नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात नंबर 2 क्या होगी, जो भी सिस स्ट्रक्चर ये बना है, इट कैन शो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दो, दूसरा लेवोरोटेटरी बनना चाहिए। तो कभी भी आपको अगर ये पैटर्न मिले, ये पैटर्न कहां मिलेगा, और बाइडेंटेट में ही मिलेगा। ढूंढ लो कौन कौन से बाइडेंटेट। आप क्या चेंज कर सकते हो, मेटल चेंज कर सकते हो, कोबाल्ट हटाओ उसकी जगह आयरन लिख दो, आयरन हटाओ उसकी जगह क्रोमियम लिख दो, इथाइलिन डायमीन हटा दो उसकी जगह बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल आपके दिमाग में होने चाहिए। ऑक्सलेट होता है, ऑक्सलेट लिख दो, आयरन ऑक्सलेट मैं लिख सकता हूं एग्जांपल, Fe3 पॉजिटिव ऑक्सलेट OX थ्राइस। एक पर 2 नेगेटिव होते हैं, 3 पर 6 नेगेटिव हो गए, 3 पॉजिटिव मैं इस पर बता रहा था तो 3 नेगेटिव हो गए। ये एक्चुअल एग्जांपल है, कोई रटोगे थोड़े एग्जांपल। और एक एग्जांपल हमने ये ग्लाइसिन किया था, COO नेगेटिव, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है NH2। आयरन की जगह क्रोमियम ले लो, CrGly बोलते हैं इसे शॉर्ट में, जब आपने लिगेंड किए थे तब अच्छी तरह से किया होगा। 3 ये ले लो लिगेंड। क्रोमियम अगर 3 पॉजिटिव है तो एक पर 1 नेगेटिव है, तो 3 पर 3 नेगेटिव हो गया, 0 चार्ज हो गया, कोई चार्ज नहीं है इस पर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये शो करेगा, क्योंकि ये इसी एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है।
MAA थ्राइस ही तो है, ये MAA थ्राइस ही तो है। कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन ये टिपिकल टाइप है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, और ऑप्टिकल में भी लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी में ऑप्टिकल में यही एग्जांपल ड्रॉ करके दिया हुआ। तो बाइडेंटेड लिगेंड वालों में 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए। एक, मैं शॉर्ट में इसको रिपीट कर रहा हूं, एक मेटल या कोबाल्ट ले लेते हैं, EN ट्वाइस Cl2, 3 स्टीरियो आइसोमर, 2 ज्योमेट्रिकल, ट्रांस वाले का तो ऑप्टिकल नहीं बनेगा, सिस वाले के ऑप्टिकल बनेंगे 2 D एंड L। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है COEN थ्राइस, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 बोलोगे, ऑप्टिकल बनाओगे 1 + 1 यानी D+L, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस केस में या इससे मिलते जुलते एग्जांपल्स में और भी हो सकते हैं, और कुछ एग्जांपल उनमें सब में पॉसिबल होंगे। तो ये हमने प्रमोट किया, कभी भी ऑप्टिकल डायरेक्ट नहीं देखा जाएगा, पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है, फिर आगे हम ज्योमेट्रिकल पर, ज्योमेट्रिकल देख लिए, 3 मिल गए, हर एक ज्योमेट्रिकल में हम ऑप्टिकल देखेंगे, फिर ऐड ऑन कर देंगे। ज्योमेट्रिकल भी नहीं मिले तो फिर भी हम ऑप्टिकल देखेंगे, जैसे में यहां ज्योमेट्रिकल नहीं मिला, COEN थ्राइस में हमें ज्योमेट्रिकल नहीं मिला था, फिर भी हमने ऑप्टिकल सर्च किया, मिल गया, हो सकता है। तो ऑप्टिकल पर सबसे बाद में आते हैं हम, पहले नंबर पर ऑप्टिकल नहीं, भले ही हमसे पूछा है कि टोटल ऑप्टिकल बताओ, फिर भी हम देखेंगे कि कितने, क्या स्ट्रक्चरल तो नहीं बन रहे हैं। हालांकि ऐसे कम चांस होते हैं, आप लोगों के लेवल तक कम चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। फिर अगर ऑप्टिकल डायरेक्ट पूछा होता है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गिवन होता है, उसके बताओ ऑप्टिकल है या नहीं। हाँ, स्टीरियो पे बड़ी आती है प्रॉब्लम, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर स्टीरियो की प्रॉब्लम पूछी है तो पहले ज्योमेट्रिकल तलाश करो, ये बिल्कुल की पॉइंट है सॉल्व करने का, डायरेक्ट ऑप्टिकल पर मत जाओ। अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, भूल जाओ ऑप्टिकल को, पहले सारे जितने लिखे जा सकते हैं ज्योमेट्रिकल लिख लो, हर एक ज्योमेट्रिकल के ऑप्टिकल तलाश कर लो, और जितने एग्जाम्पल्स ये कराए पहले इन्हें पक्का करो, दूसरे एग्जाम्पल पर जाने से पहले, मिलेंगे ही नहीं। अगर ये पक्के कर लोगे तो कैसे भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे आप। मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल थे पैटर्न एग्जाम्पल इस तरह से कराए हैं कि एग्जाम्पल तो ये एक कराया है, लेकिन आपको ये मिलेगा तो भी आपको सॉल्व करना चाहिए, ये मिलेगा तो भी सॉल्व करना चाहिए, ऑक्सिलेटो से मिलेगा, मेटल चेंज करके मिलेगा, तो पैटर्न तलाश कर लो बस आप उस पैटर्न। अब ये थोड़ी है कि 20 एग्जाम्पल अगर वो नाम IUPAC नेम रटे हुए हैं तो वही रटे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं याद हो सकते हैं कभी। हाँ, IUPAC नेम से कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसको जज कर लो आपकी वो क्या बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार दिए हैं, तो फिर उसी अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाली बात आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की समझ आई होगी। मेरी तरफ से ये वाला पोर्शन अब पूरा हो गया, आइसोमेरिज्म वाला, कार्बन केमिस्ट्री में भी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट ये है जो कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश की कहीं एग्जाम में, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने के अगर कहीं चांस हुए तो इस एरिया से जरूर क्वेश्चन उठाया जाता है। वेरिएशन बहुत होते हैं इनमें क्वेश्चंस में। हाँ, जो कंसेप्ट्स हैं अगर आप उन्हें पक्का कर लेते हो तो फिर चाहे जितने वेरिएशन दे दिए जाए आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास में तो मैं इतना ही रख रहा हूँ।